नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अगस्त 2022 मंथली करंट अफेयर पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने कवर किया है 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का, वो भी अगस्त महीने का करंट अफेयर, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और इमेजेस के साथ और इंग्लिश आर्टिकल्स के साथ। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी वीडियोज को। आज की वीडियो में पार्ट 2 की बात करेंगे। यहां पर हम लोग 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के करंट अफेयर को बहुत ही शानदार तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसके बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत ही डिटेल वीडियो होती है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आपको यहाँ की क्विज और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप पूरा डिटेल के साथ क्विज और डिटेल के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कहां पर? एमजेटी ऐप पर, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बिल्कुल फ्री में आप डिटेल पीडीएफ सभी महीनों की डाउनलोड कर सकते हो और क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा, वीडियो देखने के तुरंत बाद जाकर के आप क्विज जरूर लगा लेना, ठीक है ना। सभी महीनों की क्विज है, आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों का भी, तो आप जाकर के उसे ले लेना, सॉल्व कर लेना। चलो तो शुरू करते हैं। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है, एमजेटी एजुकेशन सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों, केरल राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है टू स्टॉप द जीएसटी चोरी। ओके, देखिए इसमें क्या होगा, बहुत ही शानदार काम किया है इन्होंने। लकी बिल ऐप के जरिए क्या होगा कि ये जो बिल लोग भरते हैं ना, जो जीएसटी भरते हैं, उनमें से लकी विजेता चुना जाएगा, लकी विनर चुना जाएगा। अब जब लकी विनर चुना जाएगा तो उसको गिफ्ट वगैरह दिए जाएंगे। इसको देख करके बाकी लोग प्रोत्साहित होंगे और बाकी लोग भी गिफ्ट पाने की ललक में वो भी जीएसटी भरना शुरू कर देंगे। तो लकी बिल ऐप किसने शुरू किया? केरला ने शुरू किया, जीएसटी चोरी को रोकने के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी सेम चीजें दी गई हैं। 16 अगस्त को लॉन्च किया गया यहाँ के सीएम पिनराई विजयन के द्वारा। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? तो भारत ने दोस्तों श्रीलंका को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा हुआ है। श्रीलंका को डॉर्नियर विमान सौंपा गया है। ये एक प्रकार से कि हमारे जो पड़ोसी रिश्ते हैं वो सुधर सकें, अच्छा हो सके। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया हैंड ओवर डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका नेवी। ओके, तो श्रीलंका में अभी रानिल विक्रमसिंघे जो कि राष्ट्रपति हैं, उनको हैंडओवर किया गया है ये चीजें। भारत के जो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमुडे हैं, जो उप प्रमुख हैं सेना के, नौसेना के, ये 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे इनकी उपस्थिति में। और श्रीलंका में जो भारतीय हाई कमिश्नर है गोपाल बागले, इनका भी नाम आपको याद रखना है, इन दोनों की उपस्थिति में एक समारोह ये आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये सौंपा गया उनको। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। तो कोलकाता में मेजबानी होने वाली है। यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल पीटीआई का है, कोलकाता टू होस्ट इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों दुनिया भर के जो खरीदार हैं और जो विक्रेता हैं, जो सी फूड से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। सी फूड बोले तो जो समुद्री मछलियां होती हैं, समुद्री ऐसे जलीय जीव होते हैं जिनका लोग उपभोग करते हैं, खरीदने बेचने के लिए भी यूज करते हैं, तो उन सब की खरीद और बिक्री यहाँ पर हो सकेगी। ठीक है, तो 15 से 17 फरवरी 2023 को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। आयोजक कौन होगा? एम्पीडा और SEAI यानी मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्पीडा, और SEAI मतलब सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगेन ये भी दोस्तों कोलकाता में ही आयोजित किया जाएगा। देखिए, डूरंड कप 2022 इस बार वाला कोलकाता में हो रहा है। अभी 2021 वाला जो हुआ था उसका विजेता कौन था पूछा जाए तो आप बताएंगे गोवा FC। गोवा FC क्या था? विजेता था। ठीक है ना, विजेता था गोवा फुटबॉल क्लब, और पहली बार इसने जीता हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। डूरंड कप दोस्तों एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला, यहाँ पर सेम चीजें आप देख पाओगे, वही चीजें डिटेल में भी मैंने लिख रखी हुई है आपसे। 1888 में शिमला में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का आयोजन किया गया था और ये सबसे पुराना हो चुका है, 131वां संस्करण होगा। अगला, किस राज्य ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डानियो पोलो हवाई अड्डा रखा? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डॉनियो पोलो एयरपोर्ट रख दिया है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आप देख पाओगे आर्टिकल, 15 अगस्त को ये डिसीजन लिया गया अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस पर 645 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं अंडर द सेंटर्स कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम। तो अब देखो, ये अभी ईटानगर में निर्माणाधीन है, यानी अभी बन ही रहा है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही सारा कुछ इंडिया में एयरपोर्ट वगैरह सब चलता है, ऑपरेट होता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान कौन है? तो देखो, इप्सोस इंडिया का सर्वेक्षण जो हुआ उसमें भारत में सबसे ज्यादा देखा गया कि पब्लिक का ट्रस्ट किस पर है, सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है। तो इसमें माना गया कि रक्षा बल जो है ना, अपने जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन पर भारत ज्यादा बिलीव करता है, ज्यादा भरोसा करता है भारतीय लोग जो हैं। सेकंड सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा है आरबीआई पर, ये एक सर्वे के अनुसार ही आया था रिपोर्ट, ठीक है ना। यानी कि लोगों को ये दूसरा भरोसा है आरबीआई के पास कि चलो ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन से हम लोग को आरबीआई उबार लेगी जब भी कोई दिक्कत होगी तो। और तीसरा सबसे ज्यादा भरोसा है प्रधानमंत्री के ऊपर लोगों का, और चौथा जुडिशरी सिस्टम या कहें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है लोगों का, ठीक है, चौथे नंबर पर। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय अमेरिकी उमा पेम्मा राजू का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? उमा पेम्मा राजू दोस्तों भारतीय अमेरिकी पत्रकार थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर आप इमेज में इनको देख पाएंगी। तो एमी अवार्ड विनर भी थी, ये एमी अवार्ड भी ये जीत चुकी थी उमा पेम्मा राजू। तो 64 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया है। ओके, अच्छा, नेशनल टेलीविजन पर न्यूज शो करने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी एंकर बनी हुई थी और ये उन गिनी चुनी एंकर्स में शुमार थी। 1996 में ही चैनल ने जिसका अपना नेटवर्क शुरू किया गया था, ठीक है ना। और भी बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके थे, जैसे 1998 की 20 दिलचस्प महिलाओं में इनका नाम शामिल था। बिग सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें द वीमेन ऑफ द अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो ये फॉक्स न्यूज की थी। अच्छा, ये न्यूज वाला भी पूछा जा सकता है आपसे, किस न्यूज एंकर थी? तो फॉक्स न्यूज की एंकर थी। आगे, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने डीजी यात्रा शुरू किया? तो देखो, डीजी यात्रा शुरू किया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। यहाँ पर दोनों ऑप्शन समान है, ठीक है। हैदराबाद के ही एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने डीजी यात्रा शुरू करा है। डीजी यात्रा क्या होगा? इसके तहत फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम शुरू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हैदराबाद एयरपोर्ट ऑल सेट फॉर डीजी यात्रा रूल आउट ऑन अगस्त 18, ठीक है। तो 18 अगस्त को ये डिसीजन लिया गया, यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम होगा इसके माध्यम से यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग शुरू की जा सकेगी, ठीक है। चलो, तो ये देश का पहला एयरपोर्ट है चेहरा पहचान प्रणाली वाला। सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है, ये मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप। तो 2 साल बाद ये आयोजित किया जा रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ये टाला गया था और अब मलेशिया जो होगा ये होस्ट करने वाला है 2022 का एडिशन। 16 से 25 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2019 वाला जब हुआ था तो दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराया था, यानी दक्षिण कोरिया विजेता था और भारत उप विजेता था। मलेशिया में यह इस बार आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, टारगेट डिसाइड किया गया है, यानी कि इसको ध्यान में रख करके अब सारी चीजें, सारा योजनाएं वगैरह सब किया जाएगा, ठीक है। और 2022 से लेकर के 2047 तक का ये जो ईयर होगा, पीरियड होगा, इसे अमृत काल कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृत काल कहा गया है। तो इस अमृत काल में दोस्तों भारत को बिल्कुल बेहतर बनाना है और विकसित राष्ट्र तक बना के ले जाना है, ये पूरी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने 5 प्लेजेस भी दिए हुए थे और ये 5 प्लेजेस भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। 5 प्रण में पहला था भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। दूसरा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, कहीं पर भी एक भी अंश अगर दिखता है तो उससे भी आपको मुक्ति पानी होगी। ब्रिटिश गुलामी का हर एक निशान मिटाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपने देखा नौसेना को नया इंसाइन मिला हुआ है। यहाँ पर जो जॉर्ज साइन था वहाँ का, उसको हटा दिया गया है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। अब छत्रपति शिवाजी के सिंबल को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। विरासत पर गर्व रखना होगा, एकता और एकजुटता दिखानी होगी और नागरिकों को अपना कर्तव्य समझना होगा। ये 5 प्लेजेस दिए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण को पर, ठीक है ना। आगे, सिक्किम के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कौन सी योजना शुरू करी? तो दोस्तों, सिक्किम के सीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अम्मा और वात्सल्य योजना शुरू करी। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अम्मा और वाहिनी योजना भी अभी हाल ही में इन्होंने शुरू किया था, अम्मा और वाहिनी योजना, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे, सिक्किम की ही योजना है। इसके अलावा सिक्किम ही तो दोस्तों पूर्णतया जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है। पूर्णतया जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जैविक खेती वाला राज्य
यही तो है सिक्किम ही, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर अम्मा और वाहिनी योजना के बारे में जान पाएंगे आप। 15 अगस्त के टाइम पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्होंने इसकी घोषणा करी है। अब अम्मा योजना के तहत क्या होगा, जो भी बेरोजगार माताएं हैं वो सालाना 20,000 रुपए उनको मिलेंगे उनके बैंक खातों में। और वात्सल्य योजना के तहत जो निसंतान महिलाएं हैं इनको वेट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है, हाल ही में कहां पर भारत और चीन के बीच सैन्य अभ्यास वोस्तोक आयोजित किया गया। तो देखो वोस्तोक अभ्यास भारत और चाइना के बीच में रसिया में आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया और चाइना ही है, इसमें इंडिया, चाइना, बेलारूस और मंगोलिया, रसिया सभी शामिल है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। अच्छा, जो लोग कल शाम वाली वीडियो देखे होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि अभी एक सीरीज चलाई गई थी। इस सीरीज में जनवरी से लेकर के अगस्त तक का आपका करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयार करवाया गया था, जनवरी से अगस्त 2022। तो अभी कल की शाम वाली जो वीडियो थी उसमें अगस्त का भी करंट अफेयर लिया ही गया था। अब चूंकि अगस्त पार्ट 2 चल रहा है आपके सामने, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर कल ही देखने को मिल गए और बहुत सारे स्टूडेंट ने कल ही उसको पढ़ लिया था, ठीक है। फिलहाल ये मंथली करंट अफेयर की सीरीज आती है, तो इसमें भी लोगों को क्वेश्चन बताना जरूरी है। तो लेकिन अगर ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो इस साल ना, तो आप ये जो सीरीज मैंने चला रखी है जनवरी से अगस्त 2022 की, इसमें 10 एपिसोड हैं। 10 एपिसोड के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में सारा कुछ तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ आप जाकर के ये सारी वीडियोस देख लो, आपका कहीं से भी बाहर से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल के साथ मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। 50-50 क्वेश्चन का पर डे टारगेट लगा करके केवल 10 दिन आपको तैयारी करनी है और आराम से आप सब तैयार कर पाओगे। देखो चीजें सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, बस आपको खोजना है, ठीक है ना, आपको खोजना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। तो और सारा कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको जब भी मैं कंटेंट देता हूँ, चाहे कोर्स पर चाहे यूट्यूब पर, उसमें कमी नहीं करता हूँ, तो आप पूरा का पूरा कंटेंट पा सकते हो। अच्छा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो वोस्टोक 2022 जो हुआ, इसमें ही हुआ, इंडिया और चाइना भाग लेंगे ही। पिछली बार इंडिया जो है जापान में भी हुआ था, जापान में भी शामिल हुआ था, इंडिया अटेंड किया था एक्सरसाइज 2021 में, जापान 2021 ये भी वहीं पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं। 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित हो रहा है रसिया में। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी है। तो कर्नाटक सरकार ने दोस्तों खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है। अब देखो कर्नाटक सरकार खिलाड़ियों को 2% दे रहा है, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले इसने घोषणा करी थी कि 1% ये ट्रांसजेंडर्स को देंगे। किसको देंगे? ट्रांसजेंडर्स को 1% आरक्षण देंगे पुलिस में, ठीक है। कर्नाटक पुलिस में ट्रांसजेंडर्स का के लिए 1% आरक्षण होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे तो सेम चीजें यहाँ पर है, आर्टिकल भी मैं आपको शो कराता हूँ। वीडियो को पास कर करके आप लोग इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो भी आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत ये किया गया है। साथ ही साथ इस योजना के तहत 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक ही आपको पता होगा दोस्तों कि अभी खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था ना, यूनिवर्सिटी गेम उसका आयोजन किया था, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम याद रखिएगा, यूथ गेम वाला तो मध्य प्रदेश में होना है। हाल ही में शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को कौन सा सिस्टम सौंपा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारतीय सेना को बहुत ही जबरदस्त सिस्टम सौंपा है, एफ-इंसास पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाई है। मैंने बताया था कि अब इसके बाद सेना 10 गुनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। पूरे का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया है फ्यूचर को देखते हुए। इंडिया के जो सिस्टम था, जो इंडियन मिलिट्री थी, उसको इतना ज्यादा हाईटेक, इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है कि वो चलता फिरता हथियार हो गया है, कोई भी सेना का एक सैन्यकर्मी अपने आप में। इसके अलावा निपुण माइंस भी दी है। निपुण माइंस जो है बहुत ही छोटा माइन होगा और ये एक एक व्यक्ति को भी उड़ाने में सक्षम होगा। तो बोथ ऑफ द अबव जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी देख पाओगे। राजनाथ सिंह हैंड ओवर ए न्यू वेपन सिस्टम एफ-इंसास टू आर्मी। एफ-इंसास होता क्या है? एफ-इंसास का मतलब होता है दोस्तों फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, यानी कि फ्यूचर का जो हमारा सोल्जर होगा ना, वो खुद में चलता फिरता एक सिस्टम होगा, ठीक है, और चलता फिरता एक हथियार होगा। तो एफ-इंसास जो है और निपुण, ये दोनों भारतीय सेना को मिल चुका है। और इधर आप INS विक्रांत को भी देखें, INS विक्रांत इंडियन नेवी को मिल चुका है। मतलब पूरा का पूरा सेना जो है ना बहुत तेजी से अपग्रेड हो रही है। और अभी आपने देखा इसी के तहत अभी एक रिपोर्ट आई थी सिप्री की, उसमें क्या बताया गया था कि सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरा बड़ा देश बन गया है। एक और क्वेश्चन मैं बताऊं, सिप्री ने ही एक और रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था कि भारत जो है सबसे ज्यादा हथियारों को आयात करने वाला देश बन गया है, यानी हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 आ गया है।
हथियार पर खर्च करने यानी सेनाओं पर खर्च करने के मामले में तीसरा, ठीक है, और अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा। लेकिन हथियार खरीदने के मामले में, क्योंकि भारत में अभी भी डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम है और देशों की अपेक्षा, तो खरीदने के मामले में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया भारत ने। तो ये दो रिपोर्ट सिप्री की भी आप याद रख लीजिए। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है। फिलहाल एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, देखिए भारत और रूस के साझा मिशन के तहत भारत में AK-203 असाल्ट राइफल बनाए जा रहे हैं। आपको पता होगा, बताया गया था आपको कि 6,71,000 के आसपास में डील हुई थी रसिया से कि आप हमें AK-203 राइफल्स दोगे। उसमें क्या था कि 70,000 तो वैसे दे दोगे और 6 लाख जो है ना वो हम लोग अपने घर में बनाएंगे, यानी अपने देश में बनाएंगे। तो वो अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है 6 लाख राइफल्स AK-203। AK-47 जो आप सुने हो उसी का अपग्रेडेड है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ाने के लिए विजिलेंटी अभियान शुरू किया? तो विजिलेंटी अभियान शुरू किया है दोस्तों HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ही अभी हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल भी शुरू किया था। ये भी आप याद रखेंगे, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल, ठीक है ना। चलो देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटेल कंटेंट होने वाला है, तो इसको आप पूरा ध्यान से देखा करो और जितनी भी मंथ की वीडियो है उसको जरूर देख लिया करो। HDFC बैंक, यहाँ पर देख पाओगे आप विजिलेंटी नाम से इन्होंने एक जो कॉमिक है उसका कैरेक्टर को अडॉप्ट किया है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। और इसी ने ही मुंह बंद रखो अभियान भी चलाया था HDFC बैंक ने। ये सब क्यों चलाया जा रहा है? जिससे लोग ना फ्रॉडगिरी से बच सके, मतलब लोग अपने चीजों को, अपने जो बैंकिंग रिलेटेड डाटा है उसको किसी और से शेयर ना करें, OTP वगैरह या फिर किसी और को पासवर्ड वगैरह ना बताएं, ATM पिन वगैरह ना बताएं। इसी के लिए ये शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य का मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बना है? तो वो बन गया है दोस्तों मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का मंडला जिला जो है ये कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है। ये एक आदिवासी जिला है, तो ये इसलिए पहला आदिवासी जिला बन गया है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आप देख पाओगे आर्टिकल, एमपीज ट्राइबल डोमिनेटेड मंडला हैज बिकम फुली फंक्शनलाइज लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। आगे, हाल ही में किस मंत्री ने एक्वा बाजार ऐप लॉन्च किया? तो एक्वा बाजार ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, क्योंकि ये मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, मत्स्य मंत्रालय के, तो इन्होंने एक्वा बाजार ऐप लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग, एक्वा बाजार ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऐप फॉर फिश फार्मर्स लॉन्च्ड बाय फिशर्स मिनिस्टर्स। तो ये फिश फार्मर्स के लिए है, यानी कि मछलियों का जो व्यापार करते हैं, जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, इनके लिए चारा, दवाएं और मछलियां या समुद्री जो भी प्रोडक्ट होंगे उन सब की बिक्री खरीद यहाँ पर ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। कौन सा राज्य हर घर प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? देखो यहाँ पर पूछा गया है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, तो राज्य बना है दोस्तों कौन सा? गोवा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जिला, तो आप जिला क्या बताएंगे? जिला है दोस्तों मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला जो है, बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का ये पहला जिला बना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहला, तो पहला जिला पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला बताएंगे, हर घर जल सर्टिफाइड जिला। और अगर पहला राज्य पूछा जाएगा तो गोवा बताएंगे आप, ठीक है। अगला, तो ये देखिए यहाँ पर हर घर जल सर्टिफाइड है, PM कांग्रेचुलेट किए हैं गोवा को। हाल ही में सद्भावना दिवस मनाया गया, ये दिवस का संबंध किस व्यक्ति से है? तो सद्भावना दिवस का संबंध दोस्तों राजीव गांधी से है। राजीव गांधी जी भारत के सबसे कम उम्र के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, 40 साल की उम्र में ही बने थे। और इनको इनके जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देखेंगे। तो 1992 में दोस्तों राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना करी गई, उनकी मृत्यु के 1 साल के बाद। इस बार 78वीं जयंती बनाएंगे। हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च करी? तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना दोस्तों असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। देख लीजिए यहाँ पर असम के CM जी दिख रहे हैं आपको, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर किड्स। इसके तहत क्या होगा, चूंकि ये विद्यारथ है तो जा करके लोगों तक जो नॉलेज है, जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो पहुंचाई जाएगी। 10 महीनों के लिए ये होगा, ठीक है। 6Tu-160 लंबी दूरी का बम वर्षक भारत किस देश से खरीदेगा? तो भारत रसिया से खरीदने जा रहा है 6Tu-160 लंबी दूरी का बम वर्षक। भारत रसिया से इसके लिए डील किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स हैज प्लान टू प्रोक्यूर
TU-160 ब्लैक जैक फ्रॉम रसिया से लेगा ये, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होगा ना, ये जो विमान होगा ये क्योंकि बॉम्बर है, और बॉम्बर जो होता है ना बहुत बड़ी मात्रा में बम जो है वो अपने आप में स्टोर करके ले जाता है और कहीं पर भी बम वर्षा करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में ये सक्षम है, यानी इतना तक तो ये पेलोड भर सकता है अपने साथ। इसके पंखों का फैलाव भी 56 मीटर है, यानी बहुत लंबा चौड़ा बड़ा होता है ये, ठीक है। तो TU-160 पहली उड़ान 1981 में की गई थी और रसिया के द्वारा, और अब भारत को भी ये बेच रहा है। अगला 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कनाडा में आयोजित होगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये देखो कॉमनवेल्थ का पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, ये आयोजित भी हुआ है कनाडा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम पूछा जाए तो आप बताएंगे बर्मिंघम में, लेकिन कॉमनवेल्थ का संसदीय सम्मेलन इस बार जो हुआ ना वो कहाँ पर हुआ, वो कनाडा में हुआ, ठीक है ना। तो कनाडा और बर्मिंघम तो इंग्लैंड में है, कनाडा तो आप जानते ही हैं। तो ओम बिरला जी वहां पर गए, हिस्सा लिए, क्योंकि ये भारत के जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है यानी लोकसभा उसके स्पीकर हैं, तो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस था तो इनको जाना तो बनता ही था। ओके, तो यहाँ पर भी ये आप सेम चीज़ें देख पाओगे। देखो डिटेल्स ना आप लोग की ही डिमांड पर यहाँ पर दी गई है, जिससे आप लोग को डिटेल कंटेंट मिल सके। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद लास्ट टाइम पर PDF से रिमाइंड करना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पर डिटेल्स दी गई रहती है, जिससे आप जैसे ही इस लाइन को देखो तुरंत हमारी बातें याद आ जाए और तुरंत आपको ये क्वेश्चन याद आ जाए, ठीक है। तो रिविजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों इंदौर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित कब किया जाता है, तो आप कहेंगे कि 9 जनवरी को। 9 जनवरी को 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी जी भारत आए थे, महात्मा गांधी जी भारत आए थे, और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की पूछा जाए तो आप जनवरी से 1 महीना पीछे कर देंगे और 9 को डबल कर देंगे, यानी 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 17वां जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये इंदौर में इस बार आयोजित किया जाना है, इस बार यानी तो कि आने वाला जो होगा 2023 में वो वाला, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस देखिए 18 दिसंबर बता ही दिया मैंने। अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं। अंतिम पंघाल ने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल, ये एक महिला कुश्ती चैंपियन है और इन्होंने गोल्ड जीता है। इकलौता गोल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत को मिला इस बार, और अंतिम पंघाल के नाम मिला। 53 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जीता और पहली इंडियन भी बन गई हैं ये जीतने वाली, ठीक है। और बाकी जो है वो सिल्वर वगैरह आया, सोनम मलिक और प्रियंका ने 2 सिल्वर जीते, मतलब एक सिल्वर जीते, तो 2 सिल्वर 1 गोल्ड आया, बुल्गारिया में आयोजित हुआ था। आगे कहां पर भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च करी गई, तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन बस जो है पुणे में आयोजित करी गई। कहां पर, पुणे में आयोजित की गई। तो यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, बिग आत्मनिर्भर पुश इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च इन पुणे। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है, CSIR और KPIT लिमिटेड ने मिलकर के इसे बनाया हुआ है। आगे अच्छा, ग्रुप डी की ई बुक है दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास तौर से ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वैसे तो ये ग्रुप डी के लिए ही बनाई गई है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 2500 वन लाइनर करंट अफेयर का क्वेश्चन है जनवरी से अगस्त तक। अगर आप चाहते हो क्विकली एक गाइड मिले जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सको, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, तब आप ये वन लाइनर अप्रोच के साथ करंट अफेयर को ले सकते हैं। जीके स्कोर बूस्टर है, इसमें ना सिर्फ दोस्तों आपको करंट अफेयर मिलेगा बल्कि एनटीपीसी में पूछे गए 1000 क्वेश्चंस, इसके अलावा 250 क्वेश्चंस के सभी देखिए सभी जो हैं 250 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और ये जो होगा ऊपर वाली चीजें यानी कि 3500 क्वेश्चन ये वन लाइनर फॉर्म में होगा। तो ये सब चीजें आपको मात्र 49 रुपए में मिल रही हैं। MZT ऐप पर आप जाकर के ले सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख जाएगा, आप व्हाट्सएप से भी इसे ले सकते हो UPI के माध्यम से। अगला, हाल ही में NIPL ने किस देश के पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपोर्ट के साथ समझौता किया। तो NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NPCI का जो इंटरनेशनल वाला ब्रांड है ना वही है ये NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इसके द्वारा अभी पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपोर्ट के साथ समझौता किया गया है। ये किस देश का है, ब्रिटेन का है। ये क्या हुआ, यानी समझौता हुआ तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों ब्रिटेन भी अब भारत का UPI सिस्टम यूज करेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, UPI सिस्टम भारत का इतना ज्यादा फेमस, इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आज के टाइम पर 11 देश इसको यूज कर रहे हैं।
भारत का प्रोडक्ट बना और 11 देश इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। तो यूपीआई बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एनआईपीएल बोले तो यानी कि इसी की जो इंटरनेशनल संस्था है, इसमें एन से हो जाता है एनपीसीआई, और आई से इंटरनेशनल, पी से पेमेंट और एल से लिमिटेड। ठीक है, अगला तो आप इसके रिगार्डिंग सारा चीज देख पाओगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर ने PM 2.5 का उच्चतम अवसर स्तर प्राप्त किया? तो स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान की रिपोर्ट में जारी की गई, जिसमें दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित बताया गया है। इसने PM 2.5 का उच्चतम औसत स्तर गेन किया है। तो यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर बताया गया कि दुनिया भर की 20 सिटीज में ना 18 सिटीज भारत की हैं जो पॉल्यूटेड हैं। ठीक है, जहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, 20 में से 18, और तो और 50 में से 41 बताया गया है कि भारत की हैं। सोचो, 50 में 41 जो हैं शहर वो भारतीय हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, और बाकी 9 किसी और कई देशों के नहीं है, बाकी 9 जो हैं इंडोनेशिया से हैं। ठीक है, आप एक चीज सिमिलरिटी पा रहे होगे कि दोनों देशों में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से पॉल्यूशन ज्यादा है। ठीक है ना, इंडोनेशिया देखिए ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, और भारत जो है ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ पर PM 2.5 में 50 सबसे ज्यादा शहरों की लिस्ट जारी करी गई थी। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें रहा दोस्तों तीसरे स्थान पर, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में। इसमें भारतीय छात्रों ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक जीते हैं। सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, टॉप पर अगर बात करें तो 5 गोल्ड के साथ ईरान की आधिकारिक जो टीम है ये पहला स्थान प्राप्त करी है। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों सुपर वासुकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ कि 5 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया गया 5 इंजन के साथ, और ये बन गई दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे मालगाड़ी का रिकॉर्ड तो पिछले कई बार से भारत के ही नाम रहा था, वासुकी नाम का ही था भारत में, लेकिन इस बार सुपर वासुकी आया है। इसमें 5 इंजन के साथ 5 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इतना लंबा कि समझ लो कि 3.5 किलोमीटर की ये केवल ट्रेन ही थी। 3.5 किलोमीटर की लंबाई वाली ये सुपर वासुकी थी मालगाड़ी। सोचो, तो 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से ये निकल करके नागपुर के राजनांदगांव के बीच में चली है। 27,000 टन कोयला लेकर के भी ये सफर करी है। तो ये बहुत बड़ी रेलगाड़ी समझ लो, 295 डिब्बे थे। आप रिलेट कर सकते हो, आपके एरिया में 3.5 किलोमीटर की दूरी तक का कोई ना कोई इलाका होगा ही। आप सोच लो कि वहां से लेकर के आपके घर तक की दूरी तक का एक ट्रेन केवल। अगला, हाल ही में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव इस बार मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ पर? MP में। तो यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल है सेलिब्रेटिंग साइंस थ्रू सिनेमा, 12th नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गेट्स अंडर वे इन भोपाल। तो यहाँ पर भोपाल के रविंद्र भवन में ये आयोजित किया जाएगा। पहली बार है कि ये उत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। 11वें वाले की अगर बात करें तो गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ था। अगला, RBI किस नाम से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? तो RBI दोस्तों ई-रूपी नाम से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया था कि RBI अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। तो अब इस पे धीरे धीरे काम चल ही रहा है। आगे आने वाले टाइम पर आप सब यूज करोगे डिजिटल करेंसी RBI की। ठीक है, क्योंकि बाकी की डिजिटल करेंसी जो है वो RBI रहने देगा नहीं। फिलहाल यहाँ पर डिजिटल करेंसी के बारे में अभी बातचीत चल रही है। डिजिटल करेंसी बोले तो वर्चुअल मुद्रा होती है, यानी कि ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 रुपए का सिक्का आप उठा करके पकड़ सकते हो, 10 रुपए की नोट आप पकड़ सकते हो, ऐसे नहीं होगा। ये डिजिटल होगा, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और भारत ये भी प्रयास कर रहा है कि QR कोड बेसिस पर लाया जाए इसको। ठीक है, जो भी होगा, जो भी अपडेट निकल करके आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन, किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू करी गई? तो दोस्तों जर्मनी में ही शुरू करी गई। देखो जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन बहुत पहले से बन ही रही थी। हाइड्रोजन ट्रेन 2018 से लगभग बन रही थी, 2018 से ही इसका ट्रायल वगैरह चल ही रहा था। अब फाइनली हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा पैसेंजर के रूप में वहां पर पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर दी गई है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कोरोडिया ईलिंड इसका नाम है, कोरोडिया ईलिंड इसका नाम है, स्टार्टेड पैसेंजर सर्विस इन जर्मनी। तो इसने लॉन्च कर दिया है पैसेंजर सर्विस। ठीक है, तो अब देखो ये होगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी। और हाइड्रोजन का इतना भौकाल क्यों बना हुआ है? कारण यह है कि हाइड्रोजन ना 0 कार्बन एमिशन करता है, यानी कार्बन को एमिट करता ही नहीं है, इसीलिए तो इसे फ्यूचर फ्यूल कहते हैं।
अगला, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष दोस्तों अब बन गए हैं समीर वी कामत। जी सतीश रेड्डी जी रिटायर हो गए हैं, अब समीर वी कामत बन गए हैं डीआरडीओ के नए प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, समीर वी कामत अपॉइंटेड एज डीआरडीओ चीफ। ठीक है, तो देखो डीआरडीओ के भी अब चीफ चेंज हो गए हैं और कुछ दिन पहले ही इसरो के चेंज हो गए थे। तो डीआरडीओ और इसरो जो आप इतने दिनों से याद करते आए थे, तो आप नया नया जो नाम है वो याद कर लीजिएगा। इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ और डीआरडीओ के हैं समीर वी कामत। ठीक है, ये दोनों हमेशा आपको दिमाग में रखना है क्योंकि डीआरडीओ और इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, चलो तो फिलहाल जी सतीश रेड्डी अगर आप पूछेंगे आप कहाँ गए, तो ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। अगला, भारत ने कब तक 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर का रेलवे लाइन बनाने का लक्ष्य रखा है? टोटल 3 लाख किलोमीटर का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा। तो इसको भारत सरकार ने या कहीं भारत के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 2025 तक लाने का लक्ष्य रखा है कि 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग बन जाएगा। और ये डाटा अभी जारी हुआ लोकसभा में, और लोकसभा में स्पीच के दौरान इन्होंने रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट को बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, 2025 तक इन्होंने कहा है कि, और नितिन गडकरी का आपने वो भाषण भी जरूर सुना होगा कि इन्होंने कहा है कि ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि 2025 तक भारत की सड़कें अमेरिका के बराबर हो जाएंगी। अगला, देश के पहले स्वदेशी विमान आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? तो ये शामिल हो चुका है आईएनएस विक्रांत। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 सितंबर को ये किया गया, कमीशन किया गया भारतीय नौसेना को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा भारतीय नौसेना को नया इंसाइन भी मिला है, नया झंडा मिला है। ठीक है, तो नया झंडा भी आप ध्यान रखेंगे और कौन सा इन आईएनएस विक्रांत याद रखेंगे। वैसे इन दोनों पर मैंने वीडियो दी हुई है, तो आप वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं। आपको लिखना क्या है, सिंपली कोई भी टॉपिक दिमाग में आया करे तो आपको लिखना है उस टॉपिक का नाम, आगे लिख देना है एमजेटी एजुकेशन या एमजेटी ही लिख दोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम लिखने के बाद एमजेटी आपको जरूर लिख देना दिया करना है, आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजीनियस बोल तो स्वदेशी, भारत का पहला ये स्वदेशी विमान है दोस्तों। भारत में इससे पहले भी एक विक्रांत था, 1961 में लिया था भारत ने, लेकिन वो ब्रिटेन से लिया था। कब से, किससे? ब्रिटेन से। तो ये आगे चल करके 1997 में रिटायर भी हो गया। ठीक है, तो अभी जो है ये वाला जो विक्रांत बना है ना, ये भारत का है, पूर्णतः स्वदेशी बना है। और इसमें जो मटेरियल यूज किए गए हैं, इसमें 76% मटेरियल जो है ना ये भारतीय है, भारत में ही निर्मित है। इससे क्या होगा कि हमें किसी दूसरे देश की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा किसी भी पार्ट को बदलने या चेंज करने के लिए। ठीक है, चलो तो आईएनएस विक्रांत जो है स्पीड 28 नॉट है, 7500 समुद्री मील तक का सफर है। आप ऐसे समझ लो कि एक बार के अगर फ्यूल में, अगर एक ही बार केवल मतलब इसका पूरा सब कुछ भर भर के लॉन्च किया जाए, चलाया जाए, तो एक बार में ये भारत के कोच्चि शहर से लेकर के ब्राजील तक पहुंच सकता है। अब इतना सोचो, इतनी दूर, यहाँ इंडिया में, एशिया में कोच्चि शहर और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का ब्राजील, वहां पर तक पहुंच सकता है एक बार में। अगला, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 31वां व्यास सम्मान दोस्तों ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। डॉक्टर असगर वजाहत को इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और व्यास सम्मान के साथ साथ मैंने और भी रिवीजन पॉइंट्स भी आपको याद करवाए थे। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे 31वां व्यास सम्मान इन्हें मिला हुआ है। डॉक्टर असगर वजाहत को किसके द्वारा मिला है दोस्तों? तो इनको मिला है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, इसी के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, डॉक्टर असगर वजाहत व्यास सम्मान पाए, तो सरस्वती वाला सम्मान भी आपको याद होना चाहिए ना। डेली करंट अफेयर में सब कुछ आपको याद कराया जाता है। सरस्वती सम्मान किसको किसको मिला था? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को, रामदरस मिश्रा को मिला था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आपको मैंने ज्ञानपीठ भी याद कराया था। ज्ञानपीठ में मैंने आपको क्या याद कराया था कि 2020 का और 21 का एक साथ दिया गया। तो 2020-21 का कैसे याद रखोगे आप? फूंको और मौज करो, फूंको और मौज करो। तो 2020 को फूंको, कौन फूंको? नीलमणि फूकन, नीलमणि फूकन। और 2021 का मौज करो यानी कि दामोदर माउजो। तो नीलमणि फूकन को 2020 के लिए और दामोदर माउजो को 2021 के लिए मिला ज्ञानपीठ। दोनों एक ही साथ दिया गया है इस बार। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको याद कराया था क्या? गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया 2020 के लिए? तो ये दिया गया था किसे? जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया, जिन्हें बंगबंधु भी कहते हैं। अगर आपसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछा जाए तब आप बताएंगे प्रथम नाम का एक एनजीओ है,
प्रथम नाम का एक एनजीओ है उसको मिला है। ठीक है ना, ये सारे पुरस्कार जो है ना इंडिविजुअल पुरस्कार की कैटेगरी में आते हैं और ये पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। आगे, जस्टिस यूयू ललित, ये देश के कौन से में सीजीआई बने? तो ये दोस्तों ये देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में शपथ दिलाई गई, किसके द्वारा? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जिन्होंने खुद कुछ दिन पहले ही शपथ लिया। और वो प्रेसिडेंट ने शपथ लिया किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है और प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है। ये इंटरेस्टिंग है, तो ये आप याद रखेंगे चीज। ठीक है, तो अगर बात करें कि अभी पिछले पार्ट में हमने बात ही किया था, लेकिन फिर भी याद रखना 15वीं दोस्तों 15वीं प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये 49वें चीफ जस्टिस हैं भारत के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इन्हें शपथ दिलाई गई, 74 दिन का कार्यकाल होगा। अच्छा, एक चीज और, इनका कार्यकाल बहुत छोटा है, 74 दिनों का ही इनका कार्यकाल रहने वाला है। इसके बाद भारत को 50वां चीफ जस्टिस मिलेगा। नाम क्या होगा? डीवाई चंद्रचूड़। ये बन जाएंगे अगले चीफ जस्टिस, क्योंकि जो सीनियर होता है वही नियुक्त किया जाता है, अगला चलता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है, जस्टिस बीबी नागरत्ना का नाम याद रखना है, बीबी नागरत्ना। लाइव क्लासेस में ना दोस्तों बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है, टाइम रहता है अपने पास, 1 घंटे में क्वेश्चन पढ़ाना होता है 50 क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीजें रिलेट करके बताता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अब शाम वाली जो लाइव क्लास है ना उसको जरूर अटेंड किया करो। ठीक है, तो जस्टिस बीबी नागरत्ना दोस्तों 2027 में भारत की पहली महिला सीजीआई बनने वाली हैं। 2027 बनेगी, याद रखना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ पाकिस्तान की कौन बनेगी। अगला, किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया दोस्तों हरिद्वार को। हरिद्वार कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड का हरिद्वार जो है ये सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है भारत का। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हरिद्वार डिक्लेयर इंडियाज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बताया गया है। इससे पहले जुलाई में जो आयोग का जारी किया गया था रिपोर्ट, उसमें बिहार के गया जिले को, गया जो है ना एक जिले का नाम है बिहार में, तो उसको आकांक्षी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला जाएगा? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भारत का पहला ये खुलेगा कर्नाटक में। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, बेंगलुरु टू वेलकम इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट मंथ। देखो बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुलेगा। 25 लाख रुपए का खर्च आएगा, 1000 स्क्वायर फुट में ये खुल रहा है और L&T के द्वारा ये बनाया जा रहा है। L&T जो है ना एकमात्र ऐसी कंपनी जो 3D निर्माण में इतना बड़ा निर्माण कर सकती है। अगला, पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? वो बन गए हैं दोस्तों मैक रदरफोर्ड। मैक रदरफोर्ड एक यूरोपियन बंदा है और अकेले ही प्लेन पर बैठकर मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। 17 साल की उम्र है मात्र, तो यंगेस्ट पर्सन बन गया फ्लाइट सोलो अराउंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का चक्कर इन्होंने लगाया और वो भी 150 दिनों में। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया से अपनी यात्रा शुरू की और यहीं पर आकर के ये पहुंचे भी। अगला, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा दोस्तों लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिंगापुर मॉडल पर आधारित भारत की पहली नाइट सफारी स्थापित करी जाएगी। इसकी घोषणा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने की है, जो कि लखनऊ यूपी के सीएम हैं। तो भारत में अभी तक 13 ओपन डे सफारी ही हैं, नाइट सफारी कोई नहीं है, लेकिन अब नाइट सफारी भारत में लखनऊ में खोली जाएगी। और लखनऊ का दोस्तों आपको पता होगा वाजिद अली शाह एक चिड़ियाघर है, उसको शिफ्ट किया जाएगा कुकरेल में, कुकरेल वन क्षेत्र में उसको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहीं पर नाइट सफारी भी खोली जाएगी। दुनिया की पहली नाइट सफारी पूछा जाएगा तो सिंगापुर में है ये। अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो दक्षिण कोरिया ने दोस्तों विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, इसका ही रिकॉर्ड था इससे पहले भी और इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे कम प्रजनन दर का। इसका प्रजनन दर दोस्तों 0.81 है। ठीक है, घट करके अगर बात करें 1970 के आसपास में तो इसकी प्रजनन दर 4.53 थी, लगातार गिरती आ रही थी, लगातार प्रजनन दर गिरती आ रही है। आज के टाइम पर 0.81 प्रजनन दर रह गई पूरे देश की, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। यूं सुक योल अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका नाम आप याद रखेंगे। मुद्रा होता है कोरियन पीपुल वॉन। अगला,
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? देखो उत्तर प्रदेश में कन्नौज का इत्र बहुत ज्यादा फेमस है, तो कन्नौज के इत्र को इत्र पर्यटन स्थल यानी कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और ये ओडीओपी योजना के तहत किया जाएगा, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। आपको पता होगा, बहुत बार बताया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी सरकार की जबरदस्त योजना है। इसके तहत होता यह है कि हर एक जिले के एक उत्पाद को लिया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है। और इसी के तहत आपको बताया गया था कि लखनऊ में गुड़ महोत्सव आयोजित हुआ था, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ था, झांसी में दोस्तों स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित हुआ था और कुशीनगर में केला महोत्सव आयोजित हुआ था। अब कन्नौज में इत्र को यानी कि जो परफ्यूम होता है इसको प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी देख पाओगे, हिंदी वाले हिंदी में भी देख पाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। भारत ने किस वर्ष तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? भारत ने दोस्तों 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन होने का लक्ष्य रखा है, यानी भारत एक ऐसा देश होगा जो कार्बन मुक्त देश होगा, जहां पर कार्बन एमिशन जीरो होगा 2070 तक। ये लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा, ठीक है ना, कि हम 2070 तक रहेंगे। इसके अलावा भारत ने 2047 तक भी एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक दो लक्ष्य रखा है एक्चुअली में। एक तो हम लोग डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, अभी डेवलपिंग है, अभी विकासशील है, आगे डेवलप्ड हो जाएंगे। और 2047 तक हम लोग ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एनर्जी इंडिपेंडेंट ये क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करेंगे ना अपने देश में, वो सारी की सारी एनर्जी हमारे देश में ही प्रोड्यूस होगी। मतलब हम एनर्जी किसी और देश से निर्यात आयात नहीं करेंगे, ठीक है ना, निर्यात तो कर ही सकते हैं। तो एनर्जी इंडिपेंडेंट, एनर्जी के लिए हमें किसी देश पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ऊर्जा स्वतंत्र होंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर 2070 की बात करें, नेट जीरो एमिशन हो जाएगा इंडिया का, ठीक है। COP 26 में भी ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी करी थी। आगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर। यहाँ पर आप देख पाओगे मेजर ध्यानचंद जी हैं और हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। 117वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी है 2022 में। 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा के नाम पर मनाया जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इसी दिन ओलंपिक में गोल्ड जीता था पिछली बार, ठीक है। हाल ही में कहां पर मारबत उत्सव मनाया गया? मारबत उत्सव दोस्तों एक ऐसा उत्सव है जो सिर्फ और सिर्फ नागपुर में मनाया जाता है। नागपुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मारबत उत्सव यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से होता है, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। मारबत उत्सव बहुत ही पुराना महोत्सव है यहाँ पर और केवल नागपुर में ही मनाया जाता है। 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने? वो बन गए हैं जेम्स एंडरसन। कारण ये है कि ये इंटरनेशनल कैरियर में अपने 950 विकेट्स ले लिए हैं। अब 950 विकेट लेने वाला कोई तेज गेंदबाज है ही नहीं, बाकी जो हैं वो सब स्पिनर थे। तो 950 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज ये पहले बन गए हैं, दुनिया के सबसे सफल के तेज गेंदबाज कहे जा रहे हैं। जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के हैं खिलाड़ी, ठीक है, ऑलराउंडर हैं। तो ओवरऑल की अगर बात करें तो एंडरसन ओवरऑल चौथे स्थान पर हैं। इनसे पहले 3 स्पिनर हैं, कौन कौन? मुथैया मुरलीधरन 1347 विकेट, शेन वॉर्न 1001 विकेट, अनिल कुंबले 956 विकेट। हालांकि अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तो जेम्स एंडरसन तोड़ ही देंगे क्योंकि अभी ये खेल रहे हैं और अनिल कुंबले संन्यास ले चुके हैं। अगला मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बने? मिस दिवा यूनिवर्स वो बन गए हैं दिविता राय। देखो जो मिस दिवा यूनिवर्स होता है भारत में ना, वही आगे चल करके मिस यूनिवर्स में, किसमें? मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स में अब जाएंगी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक इंडियंस के द्वारा ही इनको ताज वहां पर मतलब अगर वहां भी जीतती हैं तो वहां पर भी पहनाया जाएगा। यहाँ पर एक इंडियंस के द्वारा ही पहनाया गया। किसके द्वारा? हरनाज संधू के द्वारा। हरनाज संधू आपको पता होगा दोस्तों ये मिस यूनिवर्स हैं, लेकिन मिस यूनिवर्स बनने से पहले यहाँ भी ये तो मिस दिवा यूनिवर्स बनी थी, तभी तो वहां गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने और वहां भी जीता था इन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो पिछली बार का विनर होता है वही ताज पहनाता है। तो मिस दिवा यूनिवर्स पिछली बार हरनाज संधू थी, उन्होंने इनको ताज पहना दिया, ठीक है। और अभी जाकर के फिर वहां पर वो जीत गई थी। अगर ये मान लो ये भी जाकर के दिविता राय भी जाकर के जीत जाती हैं तो फिर वहां पे ये ताज पहना देंगे उनको, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया? तो मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना
इसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने क्या कहा है कि हम अपने राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा सा मदद देंगे। कितना थोड़ा सा? 1500 रुपए हर महीने, ठीक है ना। तो 1500 रुपए हर महीने दिया जाएगा 8 से 14 वर्ष तक की आयु के उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं उनको। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह घोषणा करी गई, ठीक है। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जिसे कहते हैं, शिकायतों के समाधान के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया? तो इसने ई समाधान नाम से पोर्टल शुरू किया है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के द्वारा आप जानते हो बहुत सारे परीक्षाएं भी अब कराई जाने शुरू हुई हैं। एक CUET करके आया है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है फिलहाल, अभी पूरी तरीके से सक्सेस तो नहीं हो पाया है, देखिए क्या होता है आगे। तो जो भी शिकायतें रहती हैं लोगों की, उसके समाधान इस पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे। उसके क्वेश्चंस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर आपके जो नए क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों M जगदीश कुमार। याद होगा JNU के ये पहले कुलपति थे पिछली बार, और अभी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। और अभी JNU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई हैं? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, ठीक है। फिलहाल यूजीसी की बात करें तो 1953 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसमें विश्व चैंपियनशिप में इस बार का खिताब पुरुष एकल का जीत लिया है विक्टर एक्सेलसेन ने। किसने? विक्टर एक्सेलसेन ने। ये दोस्तों पुरुषों का जीते हुए हैं। अगर महिलाओं का आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? वैसे विक्टर एक्सेलसेन का ये दूसरा खिताब है, ये मत भूलना आप, ठीक है। तो ये विश्व चैंपियन बन चुके हैं पुरुषों में, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन बन गए हैं इस बार। और अगर महिलाओं में पूछा जाए आपसे तो अकाने यामागुची का नाम बताएंगे। अकाने यामागुची कहाँ की हैं? जापान की हैं। तो इन्होंने चाइना की चेन युफेई को हराया है, और ये भी दूसरी बार बनी है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यही पिछली बार भी थी और इस बार भी थी, यानी 2 बार लगातार बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन बनी है जी। और एक बार 2019 वाला अगर बात करें तो PV सिंधु पाई थी, उसके बाद एक बार तो नहीं हुआ था। 2021 में हुआ, अकाने यामागुची जीती, 2022 में हुआ फिर अकाने यामागुची जीत गई, ठीक है। तो 2019 वाला PV सिंधु जीती थी। ये इकलौती भारतीय हैं जो जीती हुई हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन बनी है, ठीक है। वैसे PV सिंधु की बात करें तो अभी तो कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है। ओके, तो ये तो था दोस्तों मंथली करंट अफेयर अगस्त महीने का पार्ट 2। आई होप आपने एंजॉय किया, बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक बार जाकर के आप क्विज लगा लो। क्विज आप MZT ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यहीं से फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी महीने का डाउनलोड करो, जाओ ना सभी महीनों का डाउनलोड करके देखो, पढ़ो तो एक बार, और पिछली बार के जो क्विजेज हैं उनको भी सॉल्व करो। मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे तैयार होगा करंट अफेयर? आप मेहनत करो, जितनी भी क्विजेज दी जाती हैं, जितनी भी PDF मटेरियल दिए जाते हैं, शाम को जो लाइव क्लासेस होती हैं उनकी PDF दी जाती है, टेलीग्राम वगैरह पर सारी PDF मिल जाती है, इन सबको फॉलो करो। करंट अफेयर यकीन मानो, मैं गारंटी देता हूं, आप इतना इंटरेस्ट आ जाएगा करंट अफेयर में, इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा करंट अफेयर से कि आप ढूंढोगे क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते समय कि भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी तक कहीं नहीं आया, आ जाए दिख जाए बस उसको मैं कर लूं पहले, ठीक है। इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप करंट अफेयर से दूरी मत बनाओ, करंट अफेयर को बस फॉलो करो, जो जो चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं वो चीजें देखो, बस केवल मजा आ जाएगा। और अगर मजा आ गया कमेंट करके हमें जरूर बताना आकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक अगर देखे हो ना तो एक बार लिख दो जय हिंद, मैं समझ जाऊंगा यहाँ तक देखे हो, नहीं तो बहुत लोग तो बीच में ही देख करके भाग जाते हैं, पिक्चर पूरी देखते हैं, पढ़ाई वाली वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। चलिए, जय हिंद लिखिए तो मुझे पता चलेगा कि आप पूरी देखते हैं वीडियो की नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।